नमस्कार। तितीर्सा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, संविधान का ऐतिहासिक विकास, या यूँ कहें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के पढ़ने से पहले मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, थोड़ा सा देखें कि भारतीय संविधान निर्माण के विशुद्ध भारतीय प्रयास क्या थे। मतलब अभी प्रयास की बात हो रही है, अभी संविधान सभा की बात नहीं। जैसा कि यहाँ मैं लिख दिया हूँ ताकि समय भी बच जाएगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही हमें महसूस होने लगा कि हमारा अपना कानून हो, अपना संविधान हो, जिससे हमारा शासन चले। तो इसी कड़ी में 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रयास किया। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, एक बिल लाया, जिससे कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिया जा सके। और ये अधिकार किस तरह का था कि इस तरह का संविधान आए कि एक बार मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए उसमें, और एक बार भारतीय जो जनप्रतिनिधि चुन लिया जाए, आजीवन उसकी सदस्यता समाप्त ना हो। तो बाल गंगाधर तिलक के इसी प्रस्ताव को एनी बेसेंट ने एक बिल बनाकर, जिसे कहा गया होम रूल बिल, तैयार किया। तो मैं यहाँ पे लिखा कि अगर पहली कोशिश किसी ने की, अब पहले शब्द पे गौर करना, यहाँ अब लोग उलझ जाते हैं। यहाँ मैंने एक प्रयास की बात की है। अगर पहली बार सुझाव किसी ने दिया संविधान सभा के निर्माण की, तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। और पहली बार किसी ने संविधान सभा की बात की थी तो 1922 में गांधी जी ने की थी। लेकिन यहाँ पे जो है, क्या क्या प्रयास थे पहले संविधान की दिशा में, उसकी चर्चा की जा रही है। तो जो विशुद्ध भारतीय प्रयास थे, पहली कोशिश 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने समकालीन कानूनविदों के सहयोग से एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन से भारतवासियों के लिए कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त करना। जो भारतीय हमारे लिए ब्रिटिश शासन कुछ राइट्स प्रदान करे। और राइट्स क्या था, इसके अलावा एक अहम प्रावधान यह भी था कि जनता द्वारा जो निर्वाचित सांसद हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद आजीवन निर्वाचित समझा जाएगा उन्हें। ऐसा उनका प्रस्ताव था। हालांकि ये बात व्यवहार में आई नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके लोगों ने इस तरह का अपना विचार बनाया, बाल गंगाधर तिलक ने कुछ कानूनविदों की सहायता से। और इन्हीं के इस प्रस्ताव को बाद में एनी बेसेंट ने विकसित करके होम रूल बिल के रूप में तैयार किया। तो पहला प्रयास अगर कहें तो भारतवासियों के लिए जो अधिकार की बात की, संवैधानिक अधिकार की बात, तो यहीं से शुरू हो रही है 1895 में। दूसरी अहम पहल, या यूं कहें सेकेंड इनिशिएटिव, वर टेकन बाई गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक क्या कहें, एक दस्तावेज इन्होंने तैयार किया, पॉलिटिकल टेस्टामेंट। तो जरा देखें, गोपाल कृष्ण गोखले ने पॉलिटिकल टेस्टामेंट नामक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें संभावित संविधान संरचना के बीज निहित थे। यानी जो संविधान बनेगा उसके क्या आदर्श होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इसमें थोड़ी थोड़ी बात कह दी गई थी। लेकिन आपको इतना तैयार नहीं करना है। हालांकि जो लोग मेंस की परीक्षा लिखेंगे, मुख्य परीक्षा में, उनको भूमिका के रूप में 2 लाइन, थोड़े इससे भी छोटा कर करके थोड़ी बातें आप डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद आपको करना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि पॉलिटिकल टेस्टामेंट किसका दस्तावेज था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का था।
ये बात याद रखेंगे। और आगे चल करके अब ये दूसरा प्रयास, इनका अगला प्रयास, तीसरा प्रयास कह लें, ये द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1919 नामक विधिक दस्तावेज एनी बेसेंट और तेज बहादुर सप्रू, यानी कांग्रेस के अलावा भी लोग तैयार कर रहे थे और एनी बेसेंट तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया। इसी दस्तावेज को आधार मान के मोतीलाल नेहरू ने एक अंग्रेजों के सामने एक प्रत्यक्ष मांग रखी और उस मांग को इसी बात को आधार बना के जो मांग रखी उसे नेशनल डिमांड कहा गया। तो राष्ट्रीय मांग किसने रखी उस समय? मोतीलाल नेहरू ने। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, होता ही है कि अब 1919 का कानून कल मैंने आपको पढ़ाया, उस 1919 के कानून में ये बात कही गई थी कि 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो भारत शासन अधिनियम 1919 और तत्कालीन कानून जो प्रावधान में थे उनकी समीक्षा करना होगा। उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। उसके सभी सदस्य, यूँ कहें कि एक भी भारतीय उसमें नहीं था, जिस वजह से साइमन कमीशन भारत में जहाँ गया वहाँ इसका विरोध हुआ। 1928 में भारत में पहुँचा। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अगर आपने मेरी आधुनिक इतिहास की क्लास सुनी है या पढ़ा है तो कमेंट करके बताएंगे कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। तो अब जब इस तरह की भारतीयों ने साइमन का बहिष्कार कर दिया, साइमन आयोग का, तो उस समय जो भारत सचिव थे, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दे दिया। कहा कि जब आप हमारी बात नहीं मानते हो तो या भारतीयों में हिम्मत है, अगर बूता है तो एक सर्वदलीय बैठक करो, ऐसा हमें रिपोर्ट सौंपो, ऐसा सुझाव दो जिसपे भारत के सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई और एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई, कहा गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो और भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, या डोमिनियन स्टेट्स, मैंने स्थिति को बता दिया, स्टेट्स मतलब अधिराज्य की मांग की गई। और हालांकि बहुत से हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, नेहरू इत्यादि, उन लोगों ने माना नहीं। ये पिताजी उनके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, नेहरू जी इस रिपोर्ट का विरोध भी कर रहे हैं। और इसमें ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने, जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, कि अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग प्रावधान है, अलग प्रावधान ना करके बल्कि इसी आम निर्वाचन में से उनके लिए कुछ सीटें संरक्षित या आरक्षित कर दी जाए। और ये बात सुनते ही मोहम्मद अली जिन्ना भड़क गया। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। तो हालांकि ये बातें आप इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अभी जो है मैं एक प्रयास की बात कर रहा हूँ। अभी संविधान सभा पे हम आते हैं और यकीन मानिए क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आप इस क्लास को बढ़िया से लीजिए, क्लास को देखिए, पढ़िए और आँख मूंद कर ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम का एक प्रश्न पत्र खींच के उसे सॉल्व करिए। देखिए आप कितने अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो हालांकि इसके बाद नेहरू रिपोर्ट मैं डिटेल लिखूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप इतिहास में पढ़ चुके हैं 1928 में। और ये किसके विरोध में आई थी? साइमन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। के
विरोध है चुनौती में, ठीक। रिपोर्ट आई और जो बात मैंने बताया, क्या क्या इसमें प्रावधान, सबसे पहले तो ये कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रावधान की बात की गई थी। अलग निर्वाचन को खारिज करने की बात की गई थी और साथ में ये डोमिनियन का मतलब अधिराज्य, स्टेट्स की बात की गई थी। स्टेट्स मतलब अधिराज्य का मतलब ये होता है कि शासन हम भारतीय करेंगे लेकिन अंग्रेजों के अधीन रह करके, अधिराज्य की बात की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। तो ये बात जान गए। एक तो ये है, क्योंकि मैं संविधान की ही बात कर रहा हूँ, संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है, मेरा मकसद यहाँ इतिहास पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक भूमिका बना के संविधान कैसे कैसे बना उसको बताना है। तो अब 1932 में एक और घटना होती है, पूना पैक्ट, पूना समझौता जिसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। इसे आप लोग इतिहास में भली भांति पढ़े हैं और ये 1932 में। अब इस बात को केवल समझ लें। अब पूना पैक्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान निर्मित करने की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव था। इसने दलितों के लिए राजनीतिक हक, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार या हक लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, समझना आपको है केवल, हाँ, तथा नौकरियों में आरक्षण। अब किसके लिए? दलितों के लिए राजनीतिक हक मिलने तथा नौकरियों में आरक्षण के विचार को प्रतिपादित किया, के विचार को प्रतिपादित किया। और समयोपरांत, या यूं कहें आगे चल करके, इसे लिख दें, जिसे समयोपरांत भारत के संविधान में शामिल भी किया गया। संविधान में शामिल कर लिया गया, शामिल भी किया गया। देखिए, मूल भावना को समझिए। हर टीचर की या हर पुस्तक, विद्वान, सब लोगों का अपना अलग अलग शैली होती है बताने की, लेकिन तथ्य वही होने चाहिए, तथ्यों में छेड़छाड़ नहीं होती है। तो अब पूना पैक्ट हुआ। अब उसमें यह कहा गया कि जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की बात कर रहे हैं, दलितों के लिए आम चुनाव में ही कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए। तो इसमें राजनीतिक आरक्षण हुआ और साथ ही आगे चल करके, मतलब नौकरियों में आरक्षण की बात की गई। जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तो आप देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव में अनुसूचित जात के लिए सीटें रिजर्व रहती है ना। तो ये पूना पैक्ट से ही आप देखिए संविधान की जड़ यहाँ से पनप रही है। मतलब जो संविधान में प्रावधान है, राजनीति का आरक्षण यहीं से स्टार्ट हो रहा है। साथ में नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन की क्षमता में संशोधन करके आरक्षण की बात करता है। तो तमाम हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बात को।
लेकिन यहाँ पे जो भूमिका है संविधान की, इस बात को आप देखेंगे। अच्छा, इसे आप नोट कर लें। तो अभी तक हम ये जो देख रहे थे कि संविधान निर्माण के लिए विशुद्ध भारतीय प्रयास क्या थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की क्या क्या पहल थी। तो हम यहाँ पे शीर्षक चेंज करते हुए कुछ और बातें देखते हैं। संविधान सभा के माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की पहल। ध्यान देने की बात है, कभी मैंने संविधान सभा शुरू नहीं किया, एक पहल है। अभी पहले स्टार्ट की जाए, क्या क्या बातें हैं जरा इनको हम गौर से देखते हैं, क्या क्या पहलें की गई। तो अगर सवाल ये है कि संविधान सभा की सबसे पहले बात किसने की, तो 1922 के दौरान, वर्ष 1922 में गांधी जी ने कह दिया था कि एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसा गांधी जी ने पहली बार कहा था। लेकिन अगर संविधान सभा के गठन का पहला सुझाव किसी ने दिया, या यूं कहें कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अगर किसी ने सुझाव दिया, तो वर्ष 1934 में मार्क्सवादी विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। ठीक उसी वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही, और 4 साल बाद 1938 में नेहरू जी ने कहा ये संविधान सभा, यानी संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा हो, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। मतलब आम मतदाता जो मत देते हैं, डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो। हालांकि जब संविधान सभा बनी तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ संविधान सभा के सदस्यों का। तो अगर मैं थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे लिख दूं, सबसे पहले बात किसने की, मैं लिख रहा हूं संविधान सभा की सबसे पहले बात गांधी जी। अब गांधी जी कह दे तो महात्मा गांधी की बात है यहाँ पे, गांधी जी ने की, और वो कब, 1922 में। हालांकि प्रश्न इनसे नहीं बनते हैं, ज्यादातर मानवेंद्र नाथ राय से ही प्रश्न बनता है। गांधी जी ने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन मानवेंद्र नाथ राय जो उन्होंने कहा कि संविधान सभा की, मैं यहां लिख देता हूं, संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण का सुझाव सबसे पहले वर्ष 1934 में मार्क्सवादी विचारक
मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय बोलते हैं, मानवेंद्र नाथ संविधान सभा के माध्यम संविधान निर्माण का सुझाव सबसे पहले वर्ष 1934 में मार्क्सवादी विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। इसी वर्ष, पहले तो मानवेंद्र नाथ राय ने दे दिया था, ठीक उसी वर्ष, इनका नाम याद रखना होगा हमको, और ये कब दिए थे? 1934 में। इसी वर्ष स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही या प्रस्ताव लाया, ठीक। और वर्ष 1934 के बाद 4 वर्ष बाद, यानी 38 में, यहाँ वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात कही। लेकिन हुआ क्या? यद्यपि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ, जब कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ। तो हालांकि यहाँ पे जो मैंने टाइटल बनाया है कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की पहल, ये इन लोगों ने बात कही थी। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार माना कब? तो अगस्त प्रस्ताव, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नीचे ही, ये बात याद रहनी चाहिए, अगस्त प्रस्ताव। और इतिहास में मैंने खूब डिटेल इसको पढ़ाया है। 1940 में वायसराय ने एक प्रस्ताव रखा, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी जिसके सदस्य मुख्यतया भारतीय होंगे। लेकिन हम लोगों ने आपत्ति कर दी, हमने इनकी बात माना, लिखा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आपत्ति थी यही है, मुख्यतया भारतीय होंगे। आप अपने से लिख लीजिएगा, इस बात को खाली सुनिए कि जो वायसराय ने ये प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी जिसके सदस्य मुख्यतया भारतीय होंगे। ऐसी बात सुनते हमने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हम भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। हमने कहा कि हमें ये आपका अगस्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अब पूछिए क्यों? हमें इस बात से आपत्ति थी कि मुख्यतया भारतीय क्यों लिख रहे हैं। मुख्यतया का मतलब मुख्य रूप से भारतीय होंगे, इसके अलावा अन्य सदस्य भी होंगे। तो हम भारतीयों ने कहा
कि नहीं नहीं, मुख्यतः भारतीय नहीं, इसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो मुख्यतः शब्द से हमें आपत्ति थी, लिहाजा हमने अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। तो इसी कड़ी में 1942 में तेज बहादुर सप्रू ने एक सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया और उस बैठक के अनुसार संविधान सभा के गठन का एक असफल प्रयास किया। आह्वान तो किया, गठन करना चाह रहे थे, लेकिन वो गठन नहीं हुआ। तो इस बात को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव भी हमने अस्वीकार कर दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिप्स मिशन। जब हमने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया 1942 में। तेज बहादुर सप्रू के बारे में भी थोड़ा सा अगर हम कहें कि लिख ही दे रहे हैं, 1942 में तेज बहादुर सप्रू ने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया तथा संविधान सभा के गठन का एक असफल प्रयास किया। तो इस कड़ी में थोड़ा सा इनका भी नाम आता है, लेकिन आगे क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता, अंग्रेज भेजते हैं क्रिप्स मिशन, और ये आता है 1942 में, और इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। लिख ही दे रहे हैं सामने, अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इसने कहा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में तो हमने मुख्यतः भारतीय शब्द से आपत्ति थी, लेकिन यहां पर भी आपत्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस मिशन में ये कहा गया था कि युद्ध के बाद, और इसी बात से हमें आपत्ति थी। युद्ध का मतलब विश्व युद्ध जो चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कहें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब जरा ये बात देखें कि अब हमने इस बात को भी खारिज कर दिया, हम भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? हमें आपत्ति थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं? लिहाजा इस पर टिप्पणी किए। गांधी जी कहते हैं यह उत्तर तिथि चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू जी उसी में जोड़ देते हैं टूटते हुए बैंक, यानी डूबते हुए बैंक का। तो इस पर टिप्पणी की गई क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। उत्तर तिथि का मतलब पोस्ट डेटेड, उत्तर तिथि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड
चेक है। गांधी जी ने उत्तर तिथि ये बोला था और नेहरू जी ने इसमें डूबते हुए बैंक या टूटते हुए बैंक जोड़ दिया। अच्छा, उत्तर तिथि चेक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी ने चेक काट के दे दिया और आज 25 अगस्त 2025 है और किसी ने अक्टूबर का चेक काट के दे दिया, उस पर अक्टूबर तिथि रख दिया, तो अक्टूबर से पहले आप उसे नहीं भुना सकते। इसी बात को उत्तर तिथि चेक कहा गया। और नेहरू जी ने कहा ये तो बैंक ही डूब जाएगा, हम चेक लेके क्या करेंगे, आगे आपका बैंक ही नहीं होगा, उत्तर तिथि चेक दे के क्या करेंगे। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने स्टैफर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील तक कह डाला। तो इन बातों को देख लेते हैं। अब हम लोग जब इसकी बात भी अस्वीकार कर देते हैं तो ब्रिटेन की सरकार ने एक अलग बुलाया, एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट योजना या कैबिनेट प्लान 1946 कहा जाता है। 3 सदस्यीय आयोग भारत में भेजा। तो इस बात को हम मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे संविधान सभा। सीधे सीधे हमारी चर्चा होगी अब संविधान सभा पे, जो मुख्य बिंदु है आज की क्लास का, संविधान सभा। और कैबिनेट मिशन। हालांकि इतिहास की क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो बहुत डिटेल चर्चा हमने वहां पे किया है। अगर जो आधुनिक इतिहास की क्लास मैंने डाला है उनको देख लें और जो संविधान पढ़ा रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी एग्जाम में मुस्कुराते हुए जाएंगे आप। थोड़ी इधर उधर देख लेंगे करंट और अन्य विषयों को, तो वनडे एग्जाम चुटकी में बजा के आएंगे। और सिविल की भी बात कर रहा हूं, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे यदि ऐसा रहा। 1946। अच्छा, 1946 की बात करें, पहली बात तो ये कैबिनेट मिशन कब भारत में आया। आजकल तो ऐसे प्रश्न बोलने क्रोनोलॉजी आ रही है कालानुक्रम बैठाने के लिए। तो क्रिप्स मिशन 42 में आया, 4 साल बाद 46 में कैबिनेट मिशन आया। बेबल प्लान आई थी 45, और सारी चीज़ें उनको तो आप इतिहास पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य संविधान सभा के बारे में बात करना है, इसलिए हम उसे विषयांतर ना हो। कैबिनेट मिशन ये 3 सदस्यीय था। मार्च 1946 में आया है भारत, तो 3 सदस्यीय आयोग था और इसे 3 सदस्य कौन थे? नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे जो थे स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए, एबी अलेक्जेंडर हो गए, और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष भी यही थे, पैंथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय आयोग आया और आता है मार्च महीने में भारत में आता है, मार्च 1946 में। इसमें प्रावधान क्या था? तो इस योजना के तहत क्या क्या बातें थी, जरा इसको देखें हम। इस योजना के तहत संविधान सभा में लगभग 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि
एक प्रतिनिधि होगा। तो जब ये संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन भारत में आया, उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। तो इसके तहत जो प्रावधान था कुल 389 सदस्यों का, इसी को ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या प्रावधान था। एक तो निर्वाचित होने थे, चुनाव के द्वारा आने थे निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्यों में 292 प्लस 4 और मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड, नामित, और एक कुल 93 सदस्य थे। तो इस बात को जरा हम समझे, यही फैक्ट आपको तैयार रखना है। देखें, अब 10 लाख आबादी पे जब एक सदस्य होगा तो 10 लाख से गुणा करेंगे तो लगभग 38.9, ठीक, यानी आबादी कितनी रही होगी उस समय, इस हिसाब से लगभग 39 करोड़, और 1 करोड़ और रियासतों वगैरह को लेकर के। तो इस प्रकार उस समय देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, और आज तो भारत की आबादी 140 करोड़ पहुंच रही है। तो ये जो 292 सदस्य थे, ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से लिए निर्वाचित होने थे। उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। और निर्वाचन कैसे होना था कि वहां की प्रांतीय विधान सभाएं अपने अपने यहां से सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। जैसे संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत से जो भी सदस्य चुने जाने हैं, यहाँ की प्रांतीय विधान सभा के द्वारा चुने जाने थे। और ये निर्वाचन 3 कैटेगरी में बटा था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी लोग सामान्य कहे जाते थे। और ये था कि जैसे कोई मुस्लिम सदस्य आ रहा है संविधान सभा में, तो केवल मुस्लिम विधायक ही उनको चुनते थे, या कहें प्रांतीय विधान सभाओं में जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, मुसलमानों को चुनने के लिए सिर्फ वही वोट देंगे, ऐसा प्रावधान था। सिखों के लिए सिख देंगे और सामान्य के लिए सामान्य देंगे। तो इस प्रकार एकल संक्रमणी मत और आनुपातिक प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा में आए। और ये जो 4 की संख्या है, चीफ कमिश्नर वाले प्रांत हैं, चीफ कमिश्नर वाले प्रांत। और जो 93 सदस्य मनोनीत होने थे, वो देसी रियासतें जो रजवाड़े हुआ करते थे, उनसे कहा गया कि आप अपने यहां से मनोनीत करके भेजिए। तो ये कैबिनेट प्लान में, एक कैबिनेट योजना में ये प्रावधान था। तो इसे नोट कर लें, फिर हम आगे इस बात को लिखें। आप चलिए, मैं हट गया, आप पास करें, फिर अब मिटा रहे इसको। देखिए, ये तो प्रावधान था, इनको याद रखेंगे। अब जरा इन सदस्यों की बात करें, कैसे कैसे सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो ये 292 तो आप जान ही गए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। 292 सदस्यों को 11 ब्रिटिश प्रांतों की असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत तथा
आनुपातिक पद्धति से चुना जाना था। चुना जाना था, ऐसा हुआ भी। और इसमें जो आधार था, तीन वर्ग थे। तीन वर्ग कौन कौन? मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने लोग थे वो सब सामान्य थे, मुस्लिम व सिख छोड़कर। और प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधि अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि को चुनेगा। जैसे प्रांतीय विधानसभा में कोई मुसलमान कैंडिडेट लड़ रहा है संविधान सभा के लिए, तो वहाँ पे जितने मुसलमान विधायक हैं केवल मुसलमान को मुसलमान ही वोट देंगे, सिख को सिख ही वोट देंगे और अन्य लोग सामान्य को वोट देंगे। तो ये प्रावधान था। लेकिन अब हम बात करें कि जो 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे उनकी बात देखें। 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, चीफ कमिश्नर वाले प्रांत। 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत कौन थे? पहला अजमेर, मेरवाड़ा। एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में है, वहाँ से एक सदस्य चुन के आना था। और दूसरा जो चीफ कमिश्नर वाला प्रांत था दिल्ली, एक सदस्य दिल्ली से आना था। तीसरा जो सदस्य था कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है, आज वर्तमान में कर्नाटक में है। और चौथा बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। आए दिन वहाँ बलूच विद्रोही पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते रहते हैं, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये उस समय पाकिस्तान नहीं था, सब संयुक्त भारत ही था। तो 292 सदस्य तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से आने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। तो अब बात होती है कि संविधान सभा की पहली बैठक, उन बातों पर चर्चा करें। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य चुनकर आ जाते हैं। इसमें से 207 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिलती है और मुस्लिम लीग 73 सीटों पर जीत कर आती है। हालांकि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है। अच्छा, जब पहली बात तो बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उस सिन्हा जी नहीं, सत्येंद्र नहीं, बल्कि क्या नाम था उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, जैसे आज भी जब लोकसभा चुन करके आती है तो कोई अध्यक्ष नहीं रहता, तो एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार से जब संविधान सभा चुन करके आई तो संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इनकी एक योग्यता थी कि सबसे बुजुर्ग थे। तो जैसे मान लीजिए कोई बैठक हो रही
अभी कोई अध्यक्ष नहीं बना है, तो जो सबसे सीनियर होता है उसी को अध्यक्ष मान लिया जाता है। ठीक आज वही प्रचलन लोकसभा में है कि जो सबसे अधिक बार चुन करके आया होता है, ज़्यादा अनुभवी होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और पहली बैठक जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल चुटकी लेता है और कहता है, संविधान सभा की बैठक मानो वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इस तरह से अब पहले दिन तो एक काम चल जाता है, फिर दूसरे दिन बैठक होती है। तो अगर ये बात कहें कि पहली बैठक का जब बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी ली, मतलब वो चुटकी ली, जब बैठक हुई तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थीं। और फिर अगला प्रश्न बनता है, कैबिनेट मिशन के तहत जब 389 सदस्यों का प्रावधान था तो पहली बैठक में 207 सदस्य क्यों हिस्सा लिए? इसके 2 कारण थे। एक तो मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, उसने बहिष्कार कर दिया। देसी रियासतों ने भी हिस्सा नहीं लिया और इसके कुछ अन्य कारण भी थे, जिस वजह से पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो और चीज़ें थोड़ी सा इसमें ये जोड़नी है, चलिए इसे मिटा ही देते हैं। आपने देख लिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो आप कहेंगे अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक, ये भी प्रश्न पूछा जाता कब हुई थी, तो हमें याद रखना है 9 दिसंबर 1946। और जब भी कोई सभा बैठती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष थे पहली बैठक के, क्योंकि अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जब 389 सदस्यों का प्रावधान था, 207 ही क्यों हिस्सा लिए? तो उसके 2 कारण थे। क्या कारण था? मुस्लिम लीग का बहिष्कार, मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार, देसी रियासतों की अनुपस्थिति, इसके 2 मेजर कारण थे, और भी कारण थे। तो प्रमुख कारण तो यही 2 थे। और विंस्टन चर्चिल चुटकी लेता है कि संविधान सभा मानो वह विवाह है, वह विवाह है
जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है। अब जरा इस बात को गौर से देखें। संविधान सभा वह विवाह, संविधान सभा की बैठक, या सभा नहीं बल्कि संविधान सभा की बैठक यहाँ लिखना जस्टिफाइड है। संविधान सभा की बैठक मानो वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और इसको कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था। विंस्टन चर्चिल ने चुटकी ली, टिप्पणी की। पूछा जाता है कि संविधान सभा पे किसने टिप्पणी की थी कि वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? तो विंस्टन चर्चिल ने। ठीक, इसे नोट कर लें। तो इस तरह से अब पहली बैठक जो होती है उसमें 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया और प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी और एकमात्र मुस्लिम महिला AIML से थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, बेगम एजाज रसूल। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, जरा इनको भी हम नोट कर देते हैं। चलिए, पहली बैठक हो गई, अब हम लोग दूसरी। पहली बैठक में एक चीज़ और थी, चलिए यहाँ फैक्ट नोट ही कर दें, नहीं तो मिस ना हो जाए। संविधान सभा में, सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया? हिस्सा लिया। चलिए, प्रश्न हो गया, इसका जवाब है 9 महिलाएं। कुल 9 महिला सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया। दूसरा प्रश्न बनता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये बात, इसका जवाब होना चाहिए कुल 15 महिला सदस्य थी। याद रखना होगा, ये दोनों तथ्य याद रखने होंगे। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? उनका नाम था, आंसर इसका हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। और ये कहाँ से थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसको याद नहीं करना, बस केवल ये याद रखना इनका नाम कि बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो मैं हट गया और आप इसे नोट कर लें। फिर हम लोग देखेंगे
संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती तो क्या होता है? तो मिटाएं हम। पहली बैठक ने आपने देखा पहली बैठक को, अब दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में। अब जो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी जगह पे संविधान सभा के सदस्यों ने एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न इस तरह बनेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ये कहा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और अंतिम भी यही थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देना कि जब ये संविधान सभा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया था कि जो संविधान सभा होगी, संविधान निर्मात्री सभा, वही अंतरिम संसद का भी कार्य करेगी। तो जब ये संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे, लेकिन जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ, एच.सी. मुखर्जी। तो पहली दूसरी बैठक हो गई। इसमें बस इतना हुआ, इन लोगों का मतलब इनको चुना गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। तीसरी बैठक आती है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। अब इस दिन महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? तो देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव लिखूं तो पेश संविधान सभा में पेश कब हुआ? 13 दिसंबर। तेरह दिसंबर 1946 को पारित होता है 22 जनवरी 1947 को।
अब ऐसा क्यों? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट मोशन रखते हैं संविधान सभा में, तो डॉक्टर एम.आर. जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य कई लोगों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। कहा कि जब तक हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य और अन्य सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते संविधान सभा में, तब तक आपका यह उद्देश्य प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। लिहाजा उस समय पास नहीं हो पाया। आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है, और जो कि आगे चलकर यही संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य का मतलब ही कि जो हम संविधान बना रहे हैं उसका आदर्श क्या है, क्यों बना रहे हैं, इन तमाम बातों पर जैसा तो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि इनके जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे श्याम बेनेगल, नरसिंह राव और डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर पर विशेष चर्चा करते हैं। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा की शुरुआती बैठकों में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, संविधान सभा के एक सदस्य थे डॉक्टर के.वी. रावत। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक और जननी दोनों हैं। तो जरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया कि क्यों उस समय नहीं पास हुआ, 22 जनवरी को आगे चल के पास हुआ, क्योंकि उस समय लोगों ने आपत्ति कर दी कि सब लोग आएंगे तभी हम मानेंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं। आइए संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में या आरंभिक बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तब तक समझिए कि मौन वाली स्थिति थी, उल्लेख नहीं मिलता है। मिलता है, इसके बावजूद उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक, मनुस्मृति क्या है? प्राचीन कानूनी ग्रंथ ही तो थी, इसीलिए, और ये वर्तमान कानूनी ग्रंथ है, इसलिए अम्बेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु किसे टाइटल दिया। ठीक, तो के.वी. रावत कहते हैं, के.वी. रावत संविधान सभा के सदस्य थे। ये इन्होंने टिप्पणी की, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक और जननी दोनों हैं। संविधान के जनक और जननी दोनों हैं। ऐसे हवा में नहीं कही, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए क्या कारण है। अब होता यह है कि मैं अगर एक हेडिंग ले लूं, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति। डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत में संविधान सभा का चुनाव हार जाते हैं। फिर क्या होता है
कि अब चूंकि इतने योग्य व्यक्ति थे, इनका संविधान सभा में आना अनिवार्य था। जब बंबई से ही चुनाव हार गए, पुनः आज जो बांग्लादेश है, अगर हम लोग एक स्कीमेटिक मैप ले लें भारत का, और ये वाला इलाका जो बांग्लादेश है, ये बंगाल हुआ करता था, पूर्वी बंगाल। और एंड्रू फ्रेजर और बेमफाइल फुल्लर जब बंगाल विभाजन में हुए थे तो पूर्वी बंगाल का बेमफाइल फुल्लर को गवर्नर बनाया गया था। इतिहास में हमने पढ़ाया और पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। यहाँ पे एक जगह थी जयसुर कुलना। जब अंबेडकर साहब यहाँ बंबई से चुनाव हार जाते हैं तो मुस्लिम लीग के टिकट पर जयसुर कुलना से चुनाव लड़ते हैं और संविधान सभा में चुनकर आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत का विभाजन हो जाता है और ये वाला क्षेत्र जो है, पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है। यानी इधर भी पाकिस्तान था और ये वाला पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये पाकिस्तान का पार्ट हो जाता है। अब जब ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते। अब क्या होगा? तब जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव सर थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि एन केन प्रकारेण किसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर लाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को लाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब जरा सुनिए, प्रधानमंत्री मैंने क्यों नाम लिया? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये कानून तब तक चलेगा जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है। और 1935 के कानून के तहत जो प्रांतों के राजनीतिक मुखिया हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं होते थे, तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर साहब को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखते हैं कि अब आप इनको किसी तरह से मनोनीत करिए, चुनिए। तो संविधान सभा से डॉक्टर MR जयकर इस्तीफा देते हैं, उनकी जगह पर भीमराव अंबेडकर चुन करके पुनः संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो ये कहानी थी अंबेडकर साहब की। आज की क्लास लंबी हो जाएगी, लिहाजा हम लोग यहीं से कल फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो।